हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पार्लियामेंट्री रिपोर्ट वाटरशेड मैनेजमेंट पर जो आई है। ये आपके पेपर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन स्टोरेज सिस्टम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है, खासकर प्रिलिमिनरी और मेंस एग्ज़ाम के अंदर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, इस पार्लियामेंट्री रिपोर्ट को एक्सप्लेन करने के पीछे मकसद ये है कि रिसेंटली इसके ऊपर कई सारे कंट्रोवर्सीज़ हो रहे हैं और साथ ही साथ ये इसका क्लियर पॉइंट और क्लियर व्यू मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। रिसेंटली ये खबरों में क्यों बना? फ्रेंड्स, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी है PMKSY को, जो कि प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के तहत, जहाँ पर जो वाटरशेड मैनेजमेंट के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें डीले आ रही है बहुत ही ज़्यादा इसको लेकर। इसके साथ ही आपको यहाँ पर एक बात नोट करना चाहिए कि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही लेथार्जिक रिस्पॉन्स है, काफ़ी आलसपन है गवर्नमेंट के द्वारा, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है इसकी देरी का कॉज सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट की अनदेखी और बहुत ही ज़्यादा आलसपन है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रिपोर्ट हुई है इसके अंदर क्या आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के मर्म आगे चलकर देश के लिए क्या हो सकते हैं, और साथ ही साथ जो वाटरशेड डेवलपमेंट है वो बेसिकली होता क्या है। फ्रेंड्स, वाटरशेड डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसके तहत किसी भी लैंड को इस तरीके से बनाया जाता है कि बारिश होने के बाद जो ड्रेनिंग वाटर होता है वो बहे नहीं, वहीं पे स्टोर हो। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर नियर बाई जो नदियाँ होती हैं या फिर जो लेक्स होते हैं, तालाब होते हैं, वहाँ पर पानी जमा होता है। तो ये तभी हो सकता है जब वहाँ पे एक लैंड ड्रिलिंग टाइप का हो, या लैंड जहाँ पर ड्रेनिंग ऑफ की एक जगह हो जहाँ पर वो स्टोर हो सके, जो अल्टीमेटली वो जो पानी बहता है, आसमान से जो पानी बहता है वहाँ पर जाकर स्टोर हो पाए। अब यहाँ पर आपको एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंटली समझनी होगी कि कंबाइन करके जो रिवर्स और लेक्स का जो ये पानी होता है ये मर्ज करता है सी पर, और ये जो फॉर्मेशन है इसी को हम लोग वाटरशेड कहते हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट जो है, या जल प्रबंधन जिसे हम कहते हैं हिंदी में, इसको आप इस तरीके से समझिए कि पानी को कितने अच्छे से हम लोग मैनेज कर पाएँ, ये एक इसका ग्राउंड सोर्सेस है। साथ ही साथ इस तरीके से मैनेजमेंट करने पे बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं, जिनमें से कुछ है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का उत्पन्न होना, साथ ही साथ कंजर्वेशन को बढ़ावा मिलना वहाँ पर आसपास के जो जीव जंतु है। इसके साथ ही रीजनरेशन की भी बहुत अच्छी प्रक्रिया हो सकती है। साथ ही साथ जो रिसोर्सेज है, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, उसकी एफिशिएंट यूज़ हो सकती है। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के तौर पर एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा कि नदियों के किनारे पेड़ को जब काटा जाता है तो उनकी मिट्टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिमाइल हो जाती है, और सॉइल इरोजन के कारण जब पानी पड़ता है तो मिट्टी पूरी बह जाती है। लेकिन एफॉरेस्टेशन होने के कारण वहाँ पर जब पेड़ लग जाते हैं तो वही मिट्टी पर वो पेड़ उस मिट्टी को पकड़ते हैं, और पानी बरसने के बाद उस मिट्टी में अच्छी पकड़ बनाने के बाद वो पानी वहीं पे स्टोर होता है, जिसके कारण बाढ़ का खतरा भी कम होता है। साथ ही साथ वाटरशेड बिल्डिंग डैम्स के फ्लोज को भी चेक करने का काम करती है, और इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या हो सकते हैं। ये ग्राउंड वाटर टेबल को मापने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ग्राउंड वाटर टेबल यानी अंडरग्राउंड वाटर से जो हम लोग पानी लेते हैं, या फिर आपका ग्राउंड वाटर जो बॉडीज़ होती हैं, खासकर तालाब हो गया या फिर आपके नदियाँ हो गई, उसके ये टेबल को मापता है, उसके जल स्तर को मापता है। साथ ही साथ ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि मान लीजिए किसी भी गांव के अंदर एक अच्छा सा तालाब है तो वहाँ पर डेली मर्रा की जो पानी की खपत होती है वो एक इंसान या उसकी फैमिली आराम से जाकर कर सकती है। इससे एक और बेनिफिट ये निकल कर आता है कि वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, जो जीव जंतु हैं, खासकर वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी का इन्वायरमेंट है वो उससे प्रिजर्व रहता है। इसके साथ ही जो सॉइल फर्टिलिटी है उस एरिया की, वो भी बहुत अच्छे से मैनेज हो पाती है, और जिसके कारण सॉइल कंजर्वेशन को बढ़ावा मिलता है। और क्लाइमेट चेंज जो अक्सर हो जाता है कि आप कई बार गर्मी पड़ने के कारण तालाब सूख जाते हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज होने के बाद उनको पीने का पानी और काम करने का पानी बहुत ही अच्छे से मिल जाता है डेली लाइफ के अंदर। साथ ही साथ ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने में मदद करता है, और एग्रीकल्चर को सस्टेनेबिलिटी के साथ बढ़ाता है किसी भी एरिया के अंदर। अब हम लोग समझेंगे कि ये डिले हो क्यों रहा है। फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली समझना होगा कि ये जो प्रोजेक्ट वर्क है ये रिलाई करता है दो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा। दो मिनिस्ट्रीज़ इसको
चला रही थी। दो एजेंसीज़ का नाम मैं आपको बता देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स एंड मैनेजमेंट और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर इंडिविजुअली जो स्टेप्स लेने चाहिए थे इन डिपार्टमेंट्स के हेड द्वारा या इनके अंडर जो अफसर काम करते हैं उन्होंने स्टेप्स नहीं लिए हैं। साथ ही साथ ये जो बेनिफिट्स हैं लॉन्गर पीरियड के लिए भी अब शायद अवेलेबल ना हो, क्योंकि ऑलरेडी सारे योजनाओं की जो लागत लग रही थी सरकार की तरफ से वो स्पेंडिंग भी सरकार ने बंद कर दी है और सारा फोकस अब कोविड-19 पर लग रहा है। यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि बेनिफिट्स अब सस्टेनेबल इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वाटर को स्टोर करने के लिए जो इंटेंसिव क्रॉप्स जब तक टारगेट रखे गए थे, बारिश के समय अब जब मानसून आ ही गया है तो सारा पानी तो अब जा रहा है, तो उसको स्टोर करने की भी अब प्रक्रिया नहीं हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो इंटेंसिव क्रॉप्स है जैसे कि शुगर केन, उनकी खपत काफ़ी ज़्यादा हो रही है और वो डिप्लीट कर रहे हैं प्रोडक्शन में, उनकी प्रोडक्शन लेवल कम होते जा रही है। अब आपको एक बात यहाँ पर समझना होगा कि 2016 तक जो गवर्नमेंट का पैटर्न था 90-10 के रेशियो पे गवर्नमेंट काम करती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट 90% काम करती थी और 10% उसको लेटर दे के स्टेट गवर्नमेंट को ये बोला जाता था कि आप काम शुरू करिए। लेकिन प्रेजेंटली जो रेशियो है इसका दैट इज़ 60:40, यानी 60% का हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 40% का स्टेट गवर्नमेंट का, जो कि अल्टीमेटली किसी भी प्रोजेक्ट को 3 से लेकर 8 सालों के डीले कर देता है और इसके जो रिजल्ट्स हैं उसे शो करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और विजिबल रिजल्ट्स आपको नहीं दिखते और ख़ासकर हर काम में देरी होने लगती है सरकारी। इसके साथ ही इसकी जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वहाँ पर यह दिखाया जा रहा है इस रिपोर्ट में 1774 प्रोजेक्ट प्रिपेयर ही नहीं किए गए हैं, बनाए ही नहीं गए हैं, उनको फ्रेमवर्क या डिटेलिंग ही नहीं की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर लैक ऑफ क्वालिटी की भी बात यहाँ पर की जा रही है कि जब आप रिपोर्ट बनाते हैं तो उसकी एक बेसिक फ्रेमवर्क होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि इसके तहत आप काम करेंगे, कहाँ पर क्या अपॉइंट करेंगे, तो उसकी भी यहाँ पर लैकिंग रिपोर्ट के अंदर देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर रिपोर्ट ही नहीं बनी है तो अल्टीमेटली ज्योग्राफिकल लोकेशन पे तो जाने का सवाल ही नहीं बनता जहाँ पर ये काम होने वाला है। अब देखना ये होगा कि इससे हम लोग कैसे ओवरकम करते हैं और गवर्नमेंट इस पर क्या स्टेप लेती है। इसके आगे जो मैं आपको कुछ और चीज़ें यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ कि एक्सपेंडिशन जो एफर्ट्स गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए किए गए हैं, वहाँ पर आंकड़ों के अनुसार जो कि सरकारी आंकड़े हैं प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के तहत 53% नेट सोन जो एरिया है कंट्री के अंदर वाटरशेड कंपोनेंट में है और गाइडलाइंस के अनुसार इन्हें 47 घंटों के अंदर कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन 2009 से लेके 2015 तक 8,214 प्रोजेक्ट का एक भी सिंगल प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। आप समझ सकते कितने प्रोजेक्ट्स ड्यू हैं वाटरशेड मैनेजमेंट पर। आपको एक बात तो पता होगी कि रीज़न इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया कुछ सालों के अंदर वाटर स्कैरसिटी की ओर जा रहा है और इंडिया के लगभग 15 से 20 स्टेट में अकाल पड़ने वाला है। उस क्षेत्र में भी गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसके साथ ही जो बजट का एलोकेशन होता है गवर्नमेंट के द्वारा उसकी भी ठीक से जांच नहीं हो पा रही है कि एलोकेट हुआ या नहीं हुआ है गवर्नमेंट को। अब यहाँ पर एक बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली समझनी होगी कि जब लोन सेक्शन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा बजट बनाया जाता है तो अल्टीमेटली बेटर कोऑर्डिनेशन हो रहा चाहिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, पर वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है वो जो रोलिंग बैक मॉडल है वो 90-10 का जो पहले गवर्नमेंट का था कि 90% काम सेंट्रल फ्रेमवर्क देगी और 10% स्टेट गवर्नमेंट करेगी, यही हो सकता है सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो इन प्रोजेक्ट्स को आगे ले जाने में। साथ ही साथ जो क्रेडिबल गवर्नमेंट एजेंसीज़ है जिनको रिपोर्ट करना होता है गवर्नमेंट को कि हम लोगों को जो प्रोजेक्ट अलॉट किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी हमें दी गई है उसे हम सही समय पर कंप्लीट करें, उनको भी अब कंसिडरेट करने की ज़रूरत है ताकि जो चैलेंजेस अब आ रहे हैं या आने वाले हैं उनको देखा जाए गवर्नमेंट के द्वारा और उन अफसरों को पनिशमेंट भी मिले या फिर जो भी ट्रांसफ़र या सस्पेंड गवर्नमेंट अपने हिसाब से करे ताकि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आगे से लोग समझे। इसके साथ ही जो थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन है, मतलब जो पार्टीज़ गवर्नमेंट के अतिरिक्त भी इस प्रोजेक्ट के तहत काम कर रही है, उनकी भी भूमिका को ज़्यादा बढ़ानी ज़रूरी। उसका रीज़न यह है कि जब थर्ड पार्टी की भूमिका ज़्यादा बढ़ाई जाती है तो अल्टीमेटली दो लोगों से अगर काम नहीं होता तो तीसरे पार्टी की वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होने से काम की जो स्पीड है वो अल्टीमेटली बढ़ती है। अब यहाँ पर एक बात आपको और समझनी होगी कि
किसी भी इम्प्लीमेंटेशन को सुपरवाइज करने के लिए एक पार्टी की ज़रूरत होती है, तो थर्ड पार्टी वहाँ पर भी काम कर सकती है। अब यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि PMKSY जो कि प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था जब ये स्टार्ट हुआ था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हर खेत तक पानी पहुँचाना, साथ ही साथ जो कल्टीवेटेबल एरिया यानी कि जहाँ पर उत्पादन होता है, खेती होती है, उन खेतों को पानी पहुँचाना। इसका टैगलाइन ही दिया गया था कि हर खेत को पानी पहुँचाएंगे हम, साथ ही साथ जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है उनको बढ़ाएंगे। इसके साथ हमने एक और वीडियो में डिस्कस किया था मोर क्रॉप पर ड्रॉप के बारे में, जो कि सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पर इसमें यह कहा गया था कि ऑन फ्रॉम वाटर यूज़ की एफिशिएंसी जो है, यानी कि अगर मान लीजिए किसी जगह में उतनी पानी की व्यवस्था नहीं है, उस लिमिटेड पानी को किस तरीके से इरिगेशन में लाया जाए ताकि वो कम रिसोर्सेज से ज़्यादा उत्पादन कर सके, इसके बारे में बात की गई थी कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप। इसका टैगलाइन आप समझिए इसी तरीके से कि कम पानी में ज़्यादा उपजाऊ और ज़्यादा एफिशिएंट प्रोडक्शन हो सके। साथ ही साथ जो एक्वीफायर्स है या सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन के प्रैक्टिसेस हैं, जो कि किसी भी जगह के पानी को बचाते हैं, साथ ही साथ उसे यूज़ में भी लाने का काम करते हैं, इसे भी बढ़ावा मिलाने की बात कही गई थी सरकार के द्वारा, जो कि ग्राउंड लेवल पर नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही जो फीजिबिलिटी है म्युनिसिपैलिटी बेस्ड एग्रीकल्चर की, या फिर जो पेरी अर्बन एग्रीकल्चर होता है, जो कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को काफ़ी लाता है इरिगेशन सिस्टम के अंदर, खासकर एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स के बारे में आपने सुना होगा, उसको भी यहाँ पर कंसिडरेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर बेस मार्केट या गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट आएगा कहाँ से? क्योंकि ये सिर्फ एक टर्म का या एक सरकार की बात नहीं, ये कंट्री के लिए बात है, ये लॉन्ग टर्म के लिए बात है। क्योंकि वाटर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आज के डेट में। और ऐसा भी आपने सुना होगा कि आने वाले टाइम में वर्ल्ड वार जो है वो पानी को लेकर ही होगा। इस सिमिलर क्राइसिस के अंदर जहाँ पर इंडिया ऑलरेडी पानी की किल्लत से जूझता है, वैसे में योजना बना लेने से सिर्फ चीज़ें नहीं सुधरेंगी, उनका इम्प्लीमेंटेशन और उनकी अकाउंटेबिलिटी को भी लाना होगा। और साथ ही साथ गवर्नमेंट को इस पर फोकस करना होगा कि वो योजनाओं को कैसे बढ़ाए और साथ ही साथ ग्राउंड लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट करे। थैंक यू गाइज़, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। थैंक यू गाइज़, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।